मॉर्निंग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डिसोसिएशन के केस में वन टॉप फैक्टर को कैलकुलेट किया था और हम लोगों ने क्या किया था, अल्फा का वैल्यू निकाला था, है ना। जो रिलेशन हमारा आया था वन टॉप फैक्टर में और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा में, उसके माध्यम से हम लोगों ने निकाल चुका था आई का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसोसिएशन के केस में आई को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे केस 2, केस कितना 2 लिखेंगे इफ एनी सॉल्यूट पार्टिकल गेट एसोसिएटेड, यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग डाल दिया किसके अंदर में, सॉल्वेंट में, तो वो जा करके क्या करेगा कि आपस में एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएट होने से क्या होगा, नंबर्स ऑफ पार्टिकल क्या होंगे उनके कम हो जाएंगे। जब नंबर्स ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, कम हो जाएगा और उनका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास कैसे होते हैं, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पर बारी बारी से केस 90% ही नहीं बल्कि 95% से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो डिसोसिएशन वाला केस पूछता है। तो वो केस हमको याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। चलिए हमने मान लिया यहाँ से कि लेट क्या है, यहाँ पर Na है, A कोई सॉल्यूट पार्टिकल है और N क्या है, नंबर्स हो गए, यानी कि A कितना नंबर्स है, कितना मोल है, इसको N रिप्रेजेंट किया और कहता है क्या, ये आपको क्या करता है, एसोसिएट करता है कितना में बाबू, A, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, N कर दिया। यहाँ पर N करने का मतलब ये इसका कोफिशिएंट नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये A पार्टिकल, जैसे मान लो कहने का मतलब ये है कि 5 गो एप्पल मिल करके, 5 एप्पल मिल करके क्या किया, एक बड़ा एप्पल बना दिया। आई बस ना, ये कहने का मतलब। तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कितने से मिल करके बना है, तो क्या बोलोगे कि सर ये 5 गो से मिल करके बना है, 5 छोटे छोटे एप्पल से मिलकर बना है, ठीक है। मैं वहीं पर कि यहाँ पर बहुत सारे N, बहुत A जो है इनकी संख्या कितनी है, N है, और ये क्या कर दिया बाबू, एसोसिएट कर गया। जब एसोसिएट कर गया तो ये बन गया लार्ज स्ट्रक्चर, और ये कितनों से मिलकर के बनता है, N नंबर से मिलकर के बनता है। आएगा समझ में। चल यहां पर क्या करना है, हम लोग को निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वन टॉप फैक्टर निकालना। सबसे पहले देखो यहाँ पर इनिशियल हमने मान लिया कि कितना मोल है, यहाँ पर इसको 1 मोल माना। अब ये मत समझना कि यहाँ पर N है तो यहाँ पर N मोल मानेंगे, बिल्कुल नहीं, वो क्वेश्चन के अनुसार वेरी करेगा। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ड्राइमर है तो 2 और ट्राइमर है तो इनका वैल्यू 3 है ना, टेट्रामर है तो इनका वैल्यू 4, अपना ये पुट करते जाएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा कितना है, 1 है, और शुरुआत में ये कितना, 0। जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगा इनिशियली कितना है, ये 1 मोल है या एक पार्टिकल है ना, और इधर कितना बाबू, 0। मैंने बोला कि आफ्टर टाइम टी सेकेंड के बाद या टी टाइम के बाद कहता है कि इसमें से क्या कर गया, अल्फा बाहर निकल गया। क्या निकल गया, अल्फा बाहर निकल गया। तो ये कितना बनेगा, अल्फा बाई कितना बनेगा, N। अब तुम बोलेगे कि सर ये अल्फा बाई N कैसे निकल गया। याद करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, जैसे मान लो कि यहाँ पर कितना था बाबू, A था, और ये क्या करता है, यहाँ पर Na में टूट जाता था, An था और Na में टूट जाता था। इनिशियली 1, 0, 1 माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा घटाते थे तो कितना बनता था, यहाँ पर N इंटू अल्फा बनता था। सिमिलरली वही वाला दिमाग यहाँ पर भी लगाना है कि यहाँ पर N से कितना बना, N नंबर्स ऑफ मोल से कितना बना, 1, तो N में कितना बनेगा, 1 माइनस 5 रुपया में 3 आम, तो 1 रुपये में कितना, 3/5 आम। बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। तो N में यहाँ पर कितना कोफिशिएंट है, 1। जो रीड करते हैं स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन को, तो उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री के हमें पढ़ते हैं, ठीक ना। हमने पढ़ाया है आपको फर्स्ट ही चैप्टर में सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। बताया गया था कि डाटा दिया रहेगा कुछ और, वो अलग बात है ना, लेकिन रीड कहां से करते हैं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन से।
बैलेंस इक्वेशन का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे कि ए की संख्या एन ए मिल करके एक मोल बनाता है क्या, यही कह रहे थे कि एन मोल ऑफ ए आपस में मिल करके क्या बनाया, एक मोल ऑफ ए। आई बात समझ में? इसलिए ए कितना बनाएगा, 1 बटा कितना एन हो जाएगा, है ना। इसलिए अल्फा कितना बनाएगा, तो 1 बटा एन इंटू कितना अल्फा। अरे बाबा ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे कर ले। 1 में कितना, अभी हम लोग 0 है इनिशियली, हमने बोला एन में कितना 1, एक में कितना 1 बाई कितना एन बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अल्फा जाएगा तो कितना बनेगा, इसलिए यहाँ हो गया, इसलिए 1 में कितना 1 बाई एन, इसलिए बोल तो अल्फा में कितना हो जाएगा 1 बाई एन इंटू कितना अल्फा हो जाएगा। 1 बाई एन इंटू अल्फा को अल्फा बाई एन में लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं ना। तो वही चीज तो है यहाँ पर, बच्चा वाला काम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना इनिशियली कितना है 1, ये कितना 0। यहां से मैं बोलूंगा कि इसमें से अल्फा हमारा क्या हुआ, अलग हुआ, एसोसिएट हो, ये कितना बनेगा अल्फा बाई कितना एन। तो लिखेंगे हम लोग कि इन सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, वो तो ये कितना में से घटा है, एक में से, तो यहाँ पर 1 माइनस कितना अल्फा और प्लस कितना हो जाएगा अल्फा बाई कितना एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया बाबू, 1 माइनस 1 प्लस अल्फा बाई कितना एन हो गया। चलो इसलिए I इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यहां पर आफ्टर एसोसिएशन की बात होगी, है ना, क्योंकि यहां पर एसोसिएट कर रहा है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बोलो टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन, तो बिफोर एसोसिएशन कितना है 1 है, ये क्या है बिफोर एसोसिएशन है। आई बात समझ में? तो दो तो फॉर्मूला पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर। इसीलिए मतलब बोल सकते हैं आई बराबर टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई कितना एन डिवाइडेड बाई कितना बाबू, बिफोर एसोसिएशन कितना है 1 मोल, इसलिए आई इज इक्वल टू की तरह 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई कितना एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू कितना अल्फा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट करो, हो गया। यही पर तो यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो यहां से क्या लिखा, तो क्या करना है, हम जानते हैं चूंकि I इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस 1 बाई एन माइनस कितना 1 इंटू कितना अल्फा। यहां से आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिख सकते हो, बोल तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा अगुना एन बटा कितना एन माइनस कितना 1। ऐसे लिख सकते हो तुम, या तुम इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई कितना एन, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू याद रखिएगा, ये याद रहे चाहे ये याद रहे, ठीक ना। और यहाँ से अल्फा के वैल्यू याद रखिएगा, ये अल्फा के वैल्यू याद करो चाहे ये याद करो, दोनों क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कहीं से भी आप लोग याद रहेगा डाटा। और याद करने की क्या जरूरत है, यहाँ तक आपको कैलकुलेशन आता है, यहाँ पर जब आता है तो यहाँ से आप अल्फा के वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से आसानी से नहीं ले जाते, आराम से इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस अल्फा है प्लस अल्फा बाई एन है, इसका बटा में क्या छुपा हुआ 1,
तो 1 इंटू एन का एलसीएम कितना होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो एसोसिएशन के केस में हम लोगों ने देखा कि आई कैसे निकालेंगे, वन टू फैक्टर कैसे निकालेंगे, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, इसी में कहीं बोलेगा, अब जैसे यहाँ पर अल्फा का वैल्यू जानते हैं, आई का वैल्यू जानते हैं, और एन क्या है, तो नंबर्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल्स ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल बाबू, सॉलिड पार्टिकल की बात हुई। जैसे ए कितना है, एन है ना, तो अगर कहीं पर लिखा रहेगा डाइमर, यहाँ पर एन वैल्यू कितना है 2, कोई बोलेगा ट्राइमर, एन का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 3, कोई बोलेगा टेट्रामर, एन का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 4 पुट कीजिएगा। आई बात समझ में। अब जैसे कि एसिटिक एसिड है वो डाइमर बनाता है ना, जल्दी करो, हो गया। ये सब याद रहना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा, बोर्ड में ही कंपटीशन सेक्शन में एकदम डायरेक्ट, बोर्ड में भी पूछता है। ठीक है, बिहार बोर्ड तो अब तो कर दिया ऑब्जेक्टिव 50% है, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, है ना। मतलब ये स्टैंडर्ड हो गया, मतलब एक बहुत बढ़िया एग्जाम के लिए। ठीक ना, चल आगे बढ़े। अब मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो आपको पूछेगा, आपको याद रखिएगा हमेशा, कहां से पूछेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, एसोसिएशन का क्वेश्चन नहीं के बराबर मिलेगा, जैसे कि जेई वगैरह में अभी तक नहीं पूछा है एसोसिएशन के केस में, है ना। पूछा भी होगा तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला होगा, खैर देखेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। बता दूं, चल अब मैंने कैलकुलेट में मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है ना, आप उसको याद रखिएगा। चलो देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना, कुछ जेई का क्वेश्चन है उसको देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऐसे हेडिंग दे दो, तो प्रॉब्लम क्या करना है, हेडिंग दे दो, यहाँ पर देखेंगे प्रॉब्लम based on calculation of I and alpha, अल्फा का वैल्यू पूछ सकता है, या आपका पूछ सकता है किसका वैल्यू बाबू, आई का वैल्यू पूछ सकता है। तो लिखेंगे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। लिखो दो क्वेश्चन, लिखिए। क्वेश्चन कहता है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बगल में लिखिएगा अल्फा, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बाबू जो 100% क्या करेगा, डिसोसिएट नहीं करेगा, यानी कि 10%, 20%, 50%, 60%, 90%, इस तरह का कुछ केस होगा। ठीक ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री टू वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY, है ना, इज दिया हुआ कितना, इज रिलेटेड टू 1/2 factor I by the expression is, ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू I-1 बटा कितना x प्लस y-1। बी में ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई कितना x प्लस y प्लस कितना 1। सी में दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू x प्लस y-1 बटा कितना I-1, और डी में ऑप्शन दिया हुआ कितना बाबू अल्फा इज इक्वल टू x प्लस y-1 बटा में कितना I-1 दिया हुआ है ना।
ये आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका पूछा हुआ है जेई का क्वेश्चन है, ठीक ना, जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2013 या 14 का क्वेश्चन है, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कहता है क्या कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ना, और कहता है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स बीवाई है। कहता है रिलेटेड टू क्वांटम फैक्टर आई से, कैसे रिलेटेड होगा, बाय द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन जो है अल्फा और आई को रिलेट करता है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एक्स बीवाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्स है, बीवाई है, ये टूटेगा तो किसमें बाबू, एक्स ए प्लस वाई बी माइनस, यही टूटने वाला है। इसकी संख्या एक्स है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तेरा वाई, और ये तेरा कितना हो जाएगा एक्स, इसी में पार्ट में टूटेगा। तो यहाँ पर देख तो n का वैल्यू तेरा कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट कितना x और इसका कोफिशिएंट कितना y, यानी कि n बराबर x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दूं, i इक्वल टू कितना होता है बताओ बाबू, i इक्वल टू होता है कितना, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना अल्फा। अल्फा का वैल्यू 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो 100% डिसोसिएट नहीं किया होगा, ठीक है। जब 100% डिसोसिएट नहीं किया होगा तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पार्ट रह गया होगा। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1 प्लस n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, x प्लस कितना y हो जाएगा, i इंटू कितना अल्फा। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अल्फा के वैल्यू पूछ रहा है। देख तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चूंकि i इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस x प्लस वाई माइनस इंटू अल्फा है, इसलिए हम अल्फा बराबर दो तो क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और सॉल्व करें, इस 1 को इधर ले आओ तो i माइनस कितना 1 और x प्लस वाई इंटू कितना अल्फा, इसलिए अल्फा इक्वल टू कितना i माइनस 1 और बटा में कितना तो x प्लस कितना y हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक तो है, अल्फा बराबर कितना आ गया, देखो जरा सा, ठीक है ना। n की जगह क्या कर दिया, x प्लस वाई, वही जो कर रहे हैं, हाँ छूट रहा है, -1 -1 माइनस कितना 1, अब जाके सही हो गया, ठीक है। यानी कि अल्फा बराबर i माइनस 1 x प्लस वाई माइनस कितना 1। याद करो फॉर्मूला में भी हमने लिखवाया था, डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता था, अल्फा बराबर i माइनस 1 और n माइनस 1, i माइनस 1 और n की जगह कितना x प्लस वाई माइनस कितना 1, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। आंसर गोज टू कौन सा, ए। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट हो गया, फटाफट करो, स्क्रीनशॉट जल्दी लो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस में जान प्राण नहीं है, ठीक ना, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली बना सकते हो, हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बाबू, क्वेश्चन है AIPMT का है ना, देखो इसको भी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच of the following salt have the same value of I मतलब क्वांटम फैक्टर, as that of K4FeCN कितना 6, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में लिख लो, L2SO4 का होल थ्राइस, बी में दिया हुआ है NaCl, सी में दिया हुआ है आपका अल्युमिनियम नाइट्राइड LNO3 का 3, और डी में दिया हुआ है आपका Na2SO4 दिया हुआ है। कर सकते हैं इसको, काम कैसे करेंगे भैया, बस
विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट, इनमें से गिवन कितने भी जो साल्ट हैं, कहता है हैव द सेम वैल्यू ऑफ आई एज दैट ऑफ K4FeCl6। मतलब कहता है इसमें से जो दिए हुए 1 2 3 4 जो सॉल्ट दिए हुए हैं, इन साल्ट में कहता है किसका, कौन से साल्ट का जो आई का वैल्यू होगा सेम होगा किसके जैसा बाबू, इसके जैसा। आई बात समझ। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से निकाल दे। यहाँ पर एक तो आई का वैल्यू निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू, डायरेक्ट में बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले काम बोला था, तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसकी संख्या कितना 2 और इसकी संख्या कितना 5, n का वैल्यू 5, तो i का वैल्यू कितना 5 निकाल लेना। यहाँ पर i का वैल्यू कितना 2, यहाँ पर i का वैल्यू 3 और इसका कोफिशिएंट कितना 1, कितना होगा i इक्वल टू 4 और इसका कितना हो जाएगा, सोडियम कितना 2 और SO4 कितना 1, यहाँ पर i का वैल्यू कितना हो जाएगा बोल, तो यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अरे जितना जो स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम मानेंगे क्या कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। वैसे केस में मैंने बताया था कि जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट जो यहाँ पर इसको जब तुम तोड़ोगे तो यही इसका कोफिशिएंट जाएगा, SO4 का यही कोफिशिएंट जाएगा। कोफिशिएंट का मतलब जो कोफिशिएंट का जो सम होगा n होता है x + y, इसका ये x 2 इसका y 3, x + 2 3 कितना 5। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितना n का वैल्यू होता है दैट इज x + y का जो वैल्यू होता है वही आपका वैल्यू कितना होगा, i का वैल्यू। तो i का वैल्यू निकाल दिया इन चारों का लगा, इसका आएगा 5, इसका आएगा 2, इसका 4, इसका कितना 3। अब देखो तो हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहाँ पर K4FeCl6 देखते हैं, यहाँ पर ये कितना है 4 और ये एफिशिएंसी कितना है 1, कितना है 4 + 1 कितना है 5, यानी i इक्वल टू कितना 5। इसका 5 आ रहा है K4FeCl6 का और इनमें से किसका वैल्यू 5 आ रहा है, मैच कर रहा है। आप बोलोगे कि सर इसका, तो आंसर गोस टू दिस, है ना। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है ना, स्क्रीनशॉट करो जल्दी से कीजिए। हो गया, वेरी गुड। आप लोग बस छापते रहिए बढ़िया से, ठीक ना। पता नहीं पढ़ते लिखते होंगे कि घर पर नहीं पढ़ते होंगे, कल तो तुम लोग पढ़ाई भी नहीं होगा, रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में बिजी होगा तुम लोग, क्या बोलते हो। देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बस, एक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इसमें, देखेंगे। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, है ना। कहता है फुल स्टॉप, कहता है द वांट ऑफ फैक्टर आई, द वांट ऑफ factor I, want of factor I is used for the calculation, is used for the calculation of molar mass is, molar mass is, ऑप्शन दिया हुआ है 1 - 2 अल्फा, डी में दिया हुआ है आपका 1 + 2 अल्फा, सी में दिया हुआ आपका 1 - अल्फा, डी में दिया हुआ 1 + अल्फा। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका जेई से है ना। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, दिस इज द अल्फा। तो कहता है कि द वांटो फैक्टर आई क्या होगा, जिस वांटो फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्या बाबू, मोलर मास, यानी आपको आई का वैल्यू कहता है इसमें निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। कंपाउंड कितना है, सिंपल सा यार, कुछ कर फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट में फॉर्मूला लगा के बता देता हूं, ठीक है ना। तो कंपाउंड कौन सा है तेरे पास, तेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है Na2SO4, ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा कहता था SO4 कितना 1, Na कितना 2, यहाँ पर तुम्हारा बोलेंगे कि यहाँ पर N बराबर कितना हो जाएगा, सोडियम को 2 गो, SO4 को 1 गो 3, तो 2 + कितना 1 बराबर कितना 3 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि n इक्वल टू कितना 3। अब चूंकि ये Na2SO4 डिसोसिएट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी डिसोसिएट कर रहा है, इसलिए तुम बोलेगा कि अपुन सर I इक्वल टू जानता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना जानता है, अल्फा जानता है 1 प्लस n माइनस कितना है, बोल तो n माइनस कितना है 3 माइनस कितना 1 प्लस कितना अल्फा, 1 प्लस 3 में से गया कितना 2 इंटू कितना अल्फा, यानी I इक्वल टू कितना आ जाएगा तेरा 1 प्लस कितना 2 अल्फा। अब तुम बोलेगा कि सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये 100% डिसोसिएट किया है, नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर बोला है कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि इसका अल्फा का वैल्यू दिया होता है, आंसर भी देखो तो सब अल्फा के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप अपने मन से यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 1 मत पुट कर दीजिएगा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। आई बात समझ में? चल, अगर यहाँ पर तेरे से क्वेश्चन में अल्फा से रिलेटेड वैल्यू नहीं होता और बोलता कि इसका आई क्या होता, तो हम मान लेते कि ये क्या है 100% डिसोसिएट कर रहा है, अल्फा के वैल्यू 1 मान करके और 2 एक कितना हो जाता 3 हो जाता, ठीक है ना। देख तो कौन मैच कर रहा है, 1 माइनस 2 अल्फा से 1 प्लस 2 अल्फा है, 1 प्लस 2 अल्फा ये वाला आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। आई बस समझ में ना, कितना आसान ट्रिक है यार, देख लो यही से निकल जाएगा। n बराबर यहाँ कितना सोडियम को 2 गो, SO4 को भी 1 गो टूटेगा, तो ये इसके कोफिशिएंट, ये इसके कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का सम कोई बोलते हैं n, और ये n इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो गया। चलो नोट करो इसको। तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से और वांट ऑफ फैक्टर से इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर का एप्लीकेशन जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, जल्दी कीजिए। हो गया, वेरी गुड। चलो हो जाएगा, देखना आप लिखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड करना है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज and want of colligative property and application of want of factor यानी कि आई, है ना। हम लोग वैसे कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे जो आई भी होगा उसमें और उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी बातचीत की जाएगी, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई से रिलेटेड है, पढ़ चुके हम लोगों ने, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखा जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं बारी बारी से, है ना। चलो तो मैं टाइप 1 टाइप 2 करने की नहीं है, सारा टाइप एक ही में बता देता हूँ। चलो देखते हैं, पहले अगर हम बात करेंगे कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के RLVP के बारे में, तो इसका एक रिलेशन देखा था मैंने, I गुना कितना था X, I गुना X सॉल्यूट था, मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि RLVP उसका ज्यादा, जैसे मान लो कि तेरे को 4 ऑप्शन दे दिया और बोले उसका मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन तेरे को दे दिया है। देखो यहाँ पर समझो बात को, मान लो कि यहाँ पर A है, B है, C है, D है ना, और यहाँ पर दे दिया XA कितना दे दिया तेरा 0.2, XB कितना दे दिया 0.2, XC कितना दे दिया 0.2 और XD कितना दे दिया 0.2। यानी कि ये मोल फ्रैक्शन क्या है मेरा, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, सबका बराबर है। जब मोल फ्रैक्शन सबका बराबर है यानी कि एक सॉल्यूट की संख्या अगर सबका बराबर हो जाएगा तो ये RLVP का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा बाबू, आई पे डिपेंड करेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर इसके लिए आई का वैल्यू 2 है, इसका आई का वैल्यू 3 है और इसका आई का वैल्यू कितना है 4 है और इसका आई का वैल्यू कितना है 5 है, तो जैसे ही जब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बोलने का मतलब है कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात होगी, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन यूनिट या कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस चारों कंपाउंड के लिए यदि सेम होगा
तो कौन सा ऐसा चीज होगा जो डिसाइड करेगा कि इसका RLVP ज्यादा है? तो वैसे सिचुएशन में जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा तो आई डिसाइड करेगा, यानी वन टू फैक्टर डिसाइड करेगा कि किसका आपका RLVP क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में? अगर मान ले सपोज दैट कि अगर आई सबका सेम हो जाता तो कौन डिसाइड करता? एक्स सॉल्यूट ज्यादा डिसाइड करता कि एक्स सॉल्यूट किसका ज्यादा है किसका कम। तो जिसका एक्स सॉल्यूट ज्यादा होगा उसका RLVP ज्यादा, जिसका एक्स सॉल्यूट कम होगा उसका RLVP कम होगा। अगर एक्स सॉल्यूट अगर सेम हो जाए तो आई डिसाइड करेगा, आई अगर सेम हो जाए तो क्या डिसाइड करेगा? एक्स सॉल्यूट डिसाइड करेगा। अब जैसे मान ले तेरे पास पूछेगा ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि मैंने बोल दिया कि इन सबके लिए बोल आई बराबर कितना 1, आई बराबर 1, आई बराबर 1, और मैं बोलूं कि इसका x ग्लूकोज जो है 0.1, इसका x यूरिया 0.2 और इसका x शुगर 0.5 है। तो मैं बोलूंगा कि बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका होगा, या यूं पूछूं मैं इनमें से तीनों में से किसका RLVP सबसे ज्यादा होगा। तो तुम क्या डिसाइड करोगे, है ना। तुम डिसाइड करोगे कि अरे आई इसका भी 1, इसका भी, आई तो सबका सेम है, यानी ये टर्म तेरा कांस्टेंट, तो ये टर्म तेरा डिसाइड करेगा। आई बस में अगर मान लेता कि सबका मैंने सबका यहाँ पर क्या कर दिया, कंसंट्रेशन सेम कर दिया, तो यहाँ पर आई डिसाइड करेगा। इसका मतलब हमारे पास क्या निकल कर आया बता? इसका मतलब ये निकल कर आया मेरे सामने कि अगर हम RLVP की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर तो इफ द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्यूट विल बी डिफरेंट फॉर एनी गिवन मॉलिक्यूल या कंपाउंड, उससे अच्छा है डायरेक्ट देता हूं सॉल्यूट बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या हो जाएगा, देन आई डिसाइड द वैल्यू ऑफ RLVP। आई बात समझ में? इसके केस में कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि RLVP जो होगा डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या होगा बाबू, वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि आई, जिसका आई ज्यादा उसका RLVP ज्यादा, जिसका आई कम उसका RLVP क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा। और इसी में मैं बोल दूं कि इफ आई विल बी सेम फॉर गिवन टू और मोर देन टू सॉल्यूट। सारा क्वेश्चन करवाएंगे, 10-15 क्वेश्चन छांट के रखे हुए हैं, करवाएंगे। आज हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक ना। 2 और मोर देन 2 सॉल्यूट, यानी कि जब आई सेम हो जाएगा तब क्या करेगा, देन एक्स सॉल्यूट डिसाइड द वैल्यू ऑफ क्या बाबू, RLVP। और ऐसे सिचुएशन में दैट इज कह सकते हैं कि RLVP जो होगा वो क्या हो जाएगा बोल, तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू कितना, एक्स सॉल्यूट। जिसका एक्स मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका RLVP ज्यादा, जिसका कम उसका RLVP क्या कम। आई बात समझ में? ठीक इसी प्रकार से बारी बारी हम लोग सबकी बात करेंगे, ठीक ना। जल्दी करो फटाफट कर लेते हैं। अगर मान लो कि दोनों अलग अलग हो जाएगा, आई भी अलग है एक्स भी अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू देखेंगे, है ना। जल्दी नोट करो बाबू। हो गया चलिए। अगर मैं वही बात बोलूं, इफ द वैल्यू ऑफ बोथ आई एंड एक्स सॉल्यूट will be different, then तब क्या हो जाएगा, तब कहता है कि RLVP डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाइड एक्स सॉल्यूट, यानी कि
दोनों का जो गुणनफल का जो वैल्यू होगा, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू होगा, जिसका ज्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा होगा, जिस सॉल्यूट के लिए ज्यादा होगा, उसका आरएलवीपी क्या होगा, ज्यादा। जिसका वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का कम होगा, उसके आरएलवीपी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। आएगा समझ में? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना। और इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछता है, याद रखना कौन क्वेश्चन पूछता है। यहीं पर स्टार देकर के लिख लेंगे हम लोग, स्टार देकर के लिख लेंगे, स्टार देकर लिखेगा अगर वेपर प्रेशर पूछ दिया, आरएल रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं, अगर वेपर प्रेशर पूछ दिया कि वेपर प्रेशर का वेरिएशन कितना हो जाएगा, तो याद रखना वेपर प्रेशर का वेरिएशन कितना हो जाएगा, आई गुना एक्स सॉल्यूट। याद रखना, अगर मान लो ये रिलेशन अप्लाई करना हमेशा, है ना। जब वेपर प्रेशर क्वेश्चन पूछेगा तो सब इंपोर्टेंट है भैया, एम्स वगैरह में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, कराएंगे क्वेश्चन। अगर मान लो कि ये रिलेशन वेपर प्रेशर है, आरएलवीपी नहीं, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो याद रखना कि अगर ये हमारा सेम हो जाएगा तो वीपी किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, सॉरी वीपी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लो कि ये सेम हो जाएगा तो वीपी किसके, आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि इफ आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, देन आई कांस्टेंट है, देन वीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, एक्स सॉल्यूट। ठीक है, और कह देगा कि इफ एक्स सॉल्यूट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है, तो वीपी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, आई। अगर मान लो कि दोनों अगर क्या हो, दोनों अगर क्या आपका डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इसका रिलेशन कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों अलग अलग डाटा रहेगा तो दोनों का गुना करके देख लेंगे, मल्टीप्लाई करके, जिसका वैल्यू ज्यादा उसका वैल्यू कम, जिसका वैल्यू कम उसका वैल्यू ज्यादा, इसका ज्यादा तो इसका कम, अगर इसका कम तो इसका क्या, ज्यादा। आएगा समझ में? चलो नोट करो। हो गया, नोट कीजिए, लगता है रिकॉर्ड इतनी करना पड़ेगा, ठीक ना। चलो जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा क्या, विच वन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, हाईएस्ट और वेपर प्रेशर इनमें किसका होता। अब आपके सामने जाओ तो ये सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट सॉल्यूट्स है ना। अच्छा, इनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखिए, 0.1 m, 0.1 m, 0.1 m, 0.1 m, यानी कि इन चारों के लिए कॉन्सेंट्रेशन जो है अलग अलग ना देकर के सेम दिया हुआ। यानी कि हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कितना होता है, एक्स सॉल्यूट होता है। अगर यही आरएलवीपी पूछता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू एक्स होगा। अब क्वेश्चन में तुम ये पूछोगे कि सर यहाँ पर तो मोलारिटी दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है, और आपने क्या किया है कि यहाँ पर एक्स सॉल्यूट से रिलेट किए हुए हैं, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सॉल्यूट है क्या, मोल फ्रैक्शन है क्या, एक प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म है। अगर जिस क्वेश्चन में, जिस रिलेशन में अगर इसके कोरस्पोंडेंस दे दिया, मतलब वेपर प्रेशर आरएलवीपी मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, रॉड्स लॉ में बोला था ये बात, है ना, कि आरएलवीपी मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन है क्या, ये एक प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन यूनिट है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या करता है, उसकी क्वांटिटी को, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बोल सकते हैं। तो मान लो कि अगर यहाँ पर एक सॉल्यूट नहीं दिया जाएगा तो हम क्या मानकर चलेंगे कि ये जो है हमारा दिया हुआ है यही हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि हमारा मोल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन के अनुसार याद रख लीजिए, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसको मोल फ्रैक्शन जैसा ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आरएल वीपी और वीपी किसके रिलेट में देता है, बताओ, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पढ़े थे रॉल्स लॉ में, जब दो वोलाटाइल लिक्विड होता है ना, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी लागू होगा, है ना। वहां पर मोल फ्रैक्शन था, क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब मोलारिटी दिया रहेगा, चाहे मोलालिटी दिया रहेगा, है ना, चाहे आपको कोई भी
पार्टिकल दिया रहेगा, कोई भी मतलब कंसंट्रेशन टर्म दिया रहेगा, तो एक सॉल्यूट के साथ, एक सॉल्यूट के जैसा उसको क्या करेंगे, बिहेव करेंगे उसके साथ। आगे बात समझे, हमेशा इस बात को मन में फिट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में मिलेगा बहुत सारा चीजें, ठीक है ना। तो देखो, तो इनके लिए जो डिफरेंट कंपाउंड है, तो इसके लिए तुम आई का वैल्यू कितना निकालोगे, 2 निकल जाएगा। इसके लिए कितना आई का वैल्यू, 3 निकलेगा, निकाल कर देखना, 2 और 3 कितना, 5, आई इक्वल टू कितना इसके लिए 5। और यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, बोलो तो बाबू, आई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन सबके सेम हैं, ये these all are same concentration टर्म, तब जाके जब ये टर्म पूरा अगर सेम हो जाए, ये अगर कांस्टेंट हो जाए, तो वीपी किस पर डिपेंड करेगा, आई पर। यानी कि जिसका आई ज्यादा उसका वीपी कम, जिसका आई कम उसका वीपी क्या, ज्यादा हो जाएगा। तो देख, तो इनमें से किसका हाईएस्ट पूछ रहा है, तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका कम। इसमें से हाईएस्ट आई का वैल्यू किसका है, Na2SO4 का होल प्राइस का, यानी कि इसका आई फैक्टर ज्यादा, तो वेपर प्रेशर इसका सबसे क्या होता है, कम। यानी आंसर गोज टू कितना, 3। जैसे AIPMT का क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ईयर याद नहीं है, बनाइएगा क्वेश्चन बैंक में तो मिल जाएगा। आगे बात समझ में, क्वेश्चन को दिए यहाँ पर हमेशा मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दे देगा। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का स्ट्रेंथ क्या है या सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और वो कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मोलालिटी हो सकता है, मोलारिटी हो सकता है, ये हो सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हो सकता है ना, मास फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, पीपीएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये मतलब है कि सर आपने जो लिखवाया तो एक से सॉल्यूट के टर्म लिखवाया था, और यहाँ पर तो मोलारिटी दिया हुआ है, तो भाई इससे कंफ्यूज नहीं होना। मोलारिटी भी क्या करेगा, कंसंट्रेशन टर्म है, यानी वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म एंड वेपर प्रेशर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाल्टो फैक्टर, याद रखना। लेकिन ये जो आरएलवीपी पूछता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता दोनों का, ठीक है ना। चल नेक्स्ट स्क्रीनशॉट करो जल्दी से, हो गया। चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बाबू, आरएलवीपी देख लिया। दूसरा मेरा है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर कितना था, आई गुना कितना, एम था, है ना। एक्चुअली में आई गुना केबी गुना एम होना चाहिए। तो केबी क्या है मेरा, कांस्टेंट है, हर पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, आई इंटू कितना, एम बोल सकते हैं। इस इक्वेशन में मैं बोलूं कि इफ कह देगा कि आई इज सेम, अगर आई 3-4 कंपाउंड के लिए क्या हो, सेम हो, देन डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलालिटी। जिसका मोलालिटी ज्यादा उसका डेल्टा टीबी कितना ज्यादा। जिसका मोलालिटी या जिसका कोई भी कंसंट्रेशन टर्म यदि ज्यादा होगा तो बोल सकते हैं एलिवेशन पॉइंट उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं कि इफ एम इज सेम, अगर एम सेम हो जाए देन क्या हो जाएगा, बोल, देन डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आई। जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टीबी कितना ज्यादा। अगर मैं बोल दूं कि इफ बोथ आई एंड एम आर क्या हो जाएगा बाबू, अगर दोनों का क्या हो जाए वैल्यू डिफरेंट हो जाए तो क्या करेंगे, तब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करना, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई गुना एम का वैल्यू, अगर ये ज्यादा इसका वैल्यू ज्यादा, अगर ये कम तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। अगर दोनों डिफरेंट दे दिया हो तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू चेक करें। जिनके मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू ज्यादा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा, और जिसका वैल्यू कम उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। अब कोई बच्चा इसी में से क्वेश्चन पूछ देगा,
इफ बोलेगा कि सर दोनों सेम हो जाए, इफ आई एंड एम बोथ आर सेम हो जाए तो क्या करेंगे भाई, अलग अलग था तो दोनों में से एक को एक सेम था तो दूसरे से रिलेट करते थे, दोनों अगर डिफरेंट है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन से रिलेट करते थे। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, तब रखना देन डेल्टा टीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, मोलिकुलर मास। जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा उसका डेल्टा टीवी कम, जिसका कम उसका डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब तुम बोलेगा मोलिकुलर मास क्यों सर, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म लो, चाहे मोलालिटी लो, मोल फ्रैक्शन लो, मोलारिटी लो, कोई भी लो, तो मोल होता है और मोल बराबर कितना, गिवन मास और बटा में कितना, मोलिकुलर मास। अगर मैं बोलूं कि डेल्टा टीवी बराबर कितना, आई गुना केबी गुना कितना, एम होता है। मोलालिटी की जगह में क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट बटा में मोलिकुलर वेट। ये सेम, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। और मान लो कि मोलारिटी भी सबका सेम दे दिया है तो उस सॉल्यूट का मोलिकुलर मास देख ले, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा इसका वैल्यू कम, जिसका कम इसका वैल्यू क्या, ज्यादा। आई बात समझ में ना, ये चीज ध्यान रखना। मोलर मास किसका, सॉल्यूट का मोलर मास, ठीक है। चल हो गया। अब इसमें नोट करके लिख लेना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पूछता है और बॉइलिंग पॉइंट भी पूछता है, तो सेम रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, आई इंटू एम। याद रखना, मतलब कि अगर एम कांस्टेंट तो बॉइलिंग पॉइंट कितना, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई फॉर एम सेम हो जाएगा। बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम फॉर आई क्या, सेम। और मैं बोलूं कि बीपी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई गुना एम फॉर किसके लिए बोल तो, फॉर डिफरेंट आई इंटू कितना, एम। दोनों का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू चेक करेंगे, है ना। और दोनों सेम रहेगा तो बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, मोलिकुलर मास, मोल मास हो जाएगा। फॉर आई एंड एम क्या, सेम हो जाएगा। आई बात है ना। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछे या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछे, दोनों का रिलेशन एक जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे डियर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया, बता दे जल्दी करो। सब याद रखना, ठीक ना। ले तो क्वेश्चन एक लिख लो। Which of the following aqueous solution should have the highest BP? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 1 स्मॉल m NaOH सॉल्यूशन, NaOH खाली कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है। बी में 1 m Na2SO4, सी में है 1 m NH4 NO3 और डी में दिया हुआ है 1 स्मॉल m पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है, ठीक है। ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मेरे को बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन नहीं पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है कि इनमें से किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हमने देखा था बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कितना, एम। अगर देखेंगे कि बीपी इन चारों के लिए
आई और एम में क्या क्या दिया हुआ है, तो स्मॉल एन स्मॉल एम स्मॉल एन सबका मोलारिटी दिया हुआ है। हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर यहाँ पर तुमको कभी कभी किसी क्वेश्चन में मोलारिटी ना दिया रहे और तुमको यहाँ पर मोलारिटी दे दिया रहेगा, उससे भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मोलारिटी भी क्या एक प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म है। हाँ, ये मत सोचना कि डेल्टा टी भी मोलारिटी डिफाइंड है, मोलारिटी मोल पर केजी सॉल्वेंट है, तो भाई यहाँ पर मोलारिटी क्यों नहीं दिया, ये बात नहीं ध्यान देना है। बस इतना ध्यान देखना कि वो हमारा एक कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबके लिए कंसंट्रेशन टर्म क्या है, सेम है। सबके लिए सारे सॉल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, सबके मोलारिटी क्या है, सेम है। तो जब भैया जब ये वाला मेरा सेम हो गया तो इसको डिसाइड करने वाला कौन, आई, यानी कि जिसका आई ज्यादा उसका बीपी ज्यादा, जिसका आई कम उसका बीपी कितना कम हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर NaOH को तोड़ेगा तो Na प्लस OH माइनस 1 1 कितना 2, यानी N बराबर 2, यानी कि I बराबर कितना 2। Na2SO4 सोडियम कितना 2 और ये कितना 1, इसके लिए I बराबर कितना 3। इसके लिए NH पर तोड़ोगे तो देखो NH4NO3 को तोड़ोगे तो टूटेगा NH4 प्लस प्लस NO3 कितना माइनस, ये 1 ये 1, तो यहाँ पर N बराबर 2 यानी I बराबर कितना 2। तुम बोलेगा कि सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू कितना 1। आई बस में देख लो, हमने आई बराबर 2 निकाला, माना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना अल्फा, 1 प्लस n का वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू कितना 1, अल्फा का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। नहीं आ गया क्या, आ गया, वही चीजें है, ठीक है ना। तो आई इसका 2, इसका आई कितना 3, इसका ए कितना 2, और पोटेशियम नाइट्रेट कितना, इसका भी 1 और इसका भी 1, कितना भाई इसका वैल्यू आई बराबर कितना हो जाएगा 2। तो किसमें इसका आई सबसे ज्यादा, किसका, अगर मोलालिटी कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए, तो बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, आई का। जिसका आई ज्यादा उसका बीपी ज्यादा, तो आई किसका ज्यादा, Na2SO4 का आंसर गोस टू ये कब सोचेंगे, जब आपका मोलालिटी या कोई कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब आई डिसाइड करेगा। अगर आई से बना था तो एम डिसाइड करता। क्लियर है, चलो वेरी गुड। बढ़िया से कॉपी कमांड कीजिए, ठीक ना। बहुत बेसिक से और बहुत जीरो लेवल से जो है आप लोग उठा करके इस लेवल तक आपको पहुंचाया आदमी, ठीक ना। मिस नहीं होना चाहिए, और इस तरह कहीं भी किसी के पास जाकर के पढ़ लीजिए, ये सब तरीका नहीं सिखा रहा है सब, ठीक है ना। ये सब तरीका वही सिखा सकता है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो, उसको लगता है ना, किसी किताबों में नहीं बात लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें जो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसके आधार पर इसी को कैरी किया है ना। आपके लिए आपका रास्ता को इतना आसान कर दिया गया है कि आप क्वेश्चन देख करके और चुटकी में बना सकते हैं, है ना। कोई उसमें टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, बोल दो जल्दी से। डेल्टा टीएफ बराबर कितना, आई गुना केएफ गुना कितना एम। सेम रिलेशन है यहाँ पर भी, तो फ्रीजिंग पॉइंट का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम बोल सकते हैं। केएफ मेरा कांस्टेंट, ये बराबर 100 में प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये टर्म आएगा, पता है सबको। चलो बोल सकते हैं कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कब, फॉर एम टू बी सेम। बोल सकते हैं डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कब, फॉर आई टू बी सेम। हो सकता है आई टू बी कितना बाबू हो जाएगा सेम। जब सेम हो जाएगा आई का वैल्यू, तो वही बात है, जब एम का वैल्यू सेम तो आई डिसाइड करेगा, आई का वैल्यू सेम तो कौन डिसाइड करेगा, एम डिसाइड करेगा। हो गया। मैं बोल दूं कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई इनटू कितना एम। एम मोलालिटी है, क्वेश्चन में एम की जगह कैपिटल एम दे देगा, कंसंट्रेशन दे देगा, तब पर भी यही रिलेशन रहेगा, टेंशन नहीं लेना है ना। हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू अगर ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा, अगर कम तो इसका वैल्यू कितना कम, है ना। और इसके बाद में बोल दूं आपको ये चीज,
हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि डेल्टा टी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, मोलर मास, मोलर मास कब देखेंगे, व्हेन आई एंड एम विल बी सेम। आई बस में, और सब में याद रखना यहां पर स्टार दे करके फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा। क्या पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो पूछबे करेगा, तो ये सारा रिलेशन। अगर बोलेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या रिलेशन, एफपीटी पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, आई इंटू एम। याद रखना इस बात को। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस ध्यान रहे, है ना। अब सारा टर्म्स कंडीशन लगा दीजिएगा। एम सेम तो एफपीटी किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आई सेम तो एफपीटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना, एम। अगर दोनों सेम तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। अगर मैं बोल दूं कि दोनों डिफरेंट होगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज लिखवाने के लिए बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एम, है ना। और एलिवेशन इन फ्रीजिंग, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, आई इंटू एम। आप क्वेश्चन देखिएगा, ये सेम है इस पे आधारित, इस पर देखेंगे। अगर ये सेम है तो इस पर देखेंगे। दोनों सेम है तो मोलिकुलर मास पर देखेंगे। दोनों डिफरेंट है तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू चेक करेंगे। जिसका ज्यादा उसका ये वैल्यू ज्यादा, जिसका कम उसका ये वैल्यू क्या। चलो फटाफट हो गया, वेरी गुड। लास्ट लिखेंगे हम लोग चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। इसका क्या रिलेशन था, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बराबर कितना था, आई गुना सी आर टी। और तो आई गुना सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं क्या, मोलरिटी आर टी। पाई बराबर जानते हैं आई गुना सी आर टी, और पाई बराबर आई गुना एम आर टी। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। इसको एबनॉर्मल है, उसको नॉर्मल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया गया, नॉर्मल में आई से मल्टीप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड वन टू फैक्टर। क्लियर है। अब इस बता दो, यहाँ पर जरा देख तो बोल सकते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, हमने रेट कर दिया तो कितना पाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं आई, और आर और टी क्या है मेरा बाबू, कांस्टेंट है। क्या है, आर और टी क्या मेरा कांस्टेंट। तो पाई गुना कितना, आई सी बोल सकते हैं। सी क्या कंसंट्रेशन है, या फिर मोलारिटी तुम लिख दो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में सी नहीं दे करके कैपिटल एम दिया रहता है। तो आई सी बराबर एम कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है, मोलारिटी, है ना। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक ना। चलो देखो, तो आई बराबर कितना, आई पाई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कितना बाबू, आई इंटू एम। यानी कि कह सकते हैं इसकी वजह से, इफ आई सेम देन क्या बोल सकते हो, बोल पाई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एम। यानी अगर आई सेम तो कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा पाई उसका ज्यादा। इफ एम सेम हो जाएगा, इफ कैपिटल एम क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, देन पाई क्या हो जाएगा, बोलते बाबू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू कितना, आई हो जाएगा। अगर मोलारिटी सेम हो जाए तो पाई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल आई, अगर आई सेम हो जाएगा तो पाई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कितना, कंसंट्रेशन यूनिट कितना, मतलब एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख इसी में, इसी के नीचे ऐसे बना कर लिखिएगा, इफ आई एंड एम आर डिफरेंट देन पाई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू आई गुना मल्टीप्लीकेशन कितना, एम। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन जिसका ज्यादा उसका पाई किसका ज्यादा, जिसका कम उसका कितना कम। आई बस में। अगर तेरे से पूछ देगा इफ आई एंड एम आर सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो क्या करने का, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना,
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये आपको याद नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑस्मोटिक ब्रैकेट से लार्ज मैक्रो मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या प्रोटीन का मोलिकुलर मास याद है? नहीं। तो बेसिकली ये दोनों फैक्टर पर इस पर और इस पर देखिएगा, और यहाँ पर छोटा छोटा अगर कोई सॉलिड पार्टिकल देगा, ग्लूकोज यूरिया देखेगा, तब यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, इस तरह से ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अप्रोच बताया गया। आगे बात दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा चीजें माइंड में सेट होना है, किस तरह से वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब रह गया हम लोग का इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, है ना। और मेरे ख्याल से लगता है कि एक लेक्चर और बनाना पड़ जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है ना। ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल कर देंगे मॉर्निंग में, तो 5 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन करवा दे, अभी टाइम कितना हो गया है? 6 हो गया है। कर लो क्वेश्चन, ठीक ना, नोट करो फटाफट। देखिए तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, एफपीटी का मतलब इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। चलो आते हैं क्वेश्चन पर, ऑप्शन देखते हैं जरा सा। ऑप्शन 0.1 m K2Cr2O7, 0.1 m NH4Cl, 0.1 m BaSO4, 0.1 m BaSO4। अच्छा, दोनों ऑप्शन एक ही बार दिखाया गया है। कोई बात नहीं है, चला गया 0. BaSO4 L2SO4 का होल प्राइस, L2SO4 का होल प्राइस, ठीक है ना। चलो तो बाबू, सब में देखो तो क्या कॉमन है, क्या कांस्टेंट है। इसका 0.1 m, इसका 0.1 m, इसका 0.1 m और इसका भी कंसंट्रेशन 0.1। यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म क्या है? सेम है। मोलारिटी क्या है? सेम है। अब मुझे समझ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलारिटी होता है, तब मोलारिटी क्यों दिया? कोई भी कंसंट्रेशन टर्म से रिप्रेजेंट किया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो सबका कंसंट्रेशन सेम है, तो क्या डिसाइड करेगा बताओ। मैंने बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना है? आई इंटू कितना है? कंसंट्रेशन टर्म एम था, है ना। तब जब देख तो एम सबका सेम है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई। यानी कि जब कंसंट्रेशन टर्म यदि सेम है तो आई विल बी डिसाइड द वैल्यू ऑफ क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसके लिए जब देख तो क्या हो जाएगा तेरा, बोल। K2Cr2 का निकालोगे तो 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस, यानी 2 और 1 कितना? 3। इसके लिए I कितना? 3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये नहीं पूछोगे क्या कि क्यों लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखा हुआ कि 100% है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो मानेंगे क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू कितना? 1, यानी 100% डिसोसिएट खुद से मान लेंगे हम लोग, ठीक ना। I इक्वल टू कितना? 3। इसके लिए तुम बोलते NH4 प्लस Cl माइनस 1 प्लस 1 टूटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसके लिए I इक्वल टू कितना? 2। इसके लिए I इक्वल टू कितना? 2। इसके लिए I इक्वल टू, यार देख तो कितना? 3 गुना 2 कितना? 5। तो मैंने क्या बोला? जिसका I ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्वेश्चन में कहता है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका? जिसका I ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। इसका I 5, इसका सबसे कम। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीएमटी का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक ना। और इसी से रिलेटेड ये सेम डाटा आपको जेईई में मिल जाएगा, ठीक ना। चलो देखो, द वेपर प्रेशर विल बी लोअर फॉर, कहता है कि वेपर प्रेशर लोअर है किसके लिए? ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 m शुगर, 0.1 m KCl, 0.1 m कैल्शियम नाइट्रेट और 0.1 m AgNO3 है।
यानी कि यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबके लिए क्या सेम। तो शुगर के लिए आई कितना होता है 1, KCl के लिए आई कितना 2, कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ कितना 1 और 2 कितना, इसके लिए आई कितना तेरा 3 हो जाएगा। और इसके लिए कितना Ag1 NO3 1, इसके लिए कितना हो जाएगा तेरा I इक्वल टू कितना बाबू 2 हो जाएगा। तो कहता है क्या वेपर प्रेशर लोअर किसका होगा, और वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन टर्म बताया था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि जिसका I ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, क्यों भैया कंसंट्रेशन सब में क्या है सेम है। ठीक है, डिसाइड कर शुगर का I का वैल्यू कितना 1, इसका कितना 2, इसका कितना देख तो I का वैल्यू 3 और इसका I का वैल्यू कितना 2, और तुमसे पूछ रहा है लोअर, तो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पर I का वैल्यू सबसे ज्यादा तो वेपर प्रेशर सबसे कम, यानी कि आंसर गोज टू सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा जोड़ा expected to be isotonic at the same temperature, कौन सा जोड़ा क्या हो क्या बोलते हैं उसको आइसोटोनिक होगा। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो बाबू सेम। दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे का आइसोटोनिक कहलाता है क्या। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देख तो अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों, अब यहाँ पर एक है यूरिया सॉल्यूशन और दूसरा है NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पर एक यूरिया, यहाँ पर MgCl2 है, एक यहाँ पर NaCl है और एक यहाँ पर Na2SO4 है, एक यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट है, दूसरा सोडियम सल्फेट है। और दोनों के लिए तुमको I के वैल्यू भी निकाल सकते हो और दोनों का कंसंट्रेशन भी क्या कर देख सकते हो। तो तुमको करना क्या पड़ेगा, और इसका और इसका दोनों का निकाला ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका जिसका सेम हो जाएगा उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। अब देखो मैं अपना डायरेक्टिव बना देता हूँ, ठीक है, मेरे को आसान है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बनेगा। तो पाई बराबर कितना I इंटू कितना C, ये होता है R और T क्या है कांस्टेंट है द सेम टेम्परेचर पे। तो T कांस्टेंट R ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि पाई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा IC। एंड दोनों के लिए तो यूरिया का I का कितना 1 और 0.1 में, तो I में Y कितना I कितना 1 और ये कंसंट्रेशन कितना है 0.2, तो 0.2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 0.2 हो जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0.2 है लेकिन यहाँ पर I का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0.2 में 2 से गुना करेंगे तो 0.4 और 0.2 में 1 से गुना करेंगे 0.2। तो इसका पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना कम और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो क्या ये दोनों आइसोटोनिक होगा नहीं होगा। इसका देखते हैं 0.1 और यूरिया कितना 1, 0.1 में 1 से गुना करेंगे 0.1, इसका पाई का वैल्यू इसका पाई का वैल्यू करेंगे तो MgCl2 2 और एक कितना 3, I का वैल्यू इसके लिए 3 और 0.2 में 3 से गुना करेंगे 0.6, इसका पाई 0.6 इसका पाई 0.1, ये भी दोनों सेम नहीं है तो बोथ आर नॉट आइसोटोनिक। 0.1 NaCl का I कितना 2 में 0.1 से गुना करेंगे तो पाई का वैल्यू 0.2, 0.1 में यहाँ पर 2 है और एक कितना 3 है, यहाँ 4 नहीं है, SO4 अकेला होता है, SO4 रेडिकल है सल्फेट रेडिकल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 0.1 में 2 और 1 3 से गुना करेंगे 0.1 में 3 से गुना करेंगे कितना 0.3, तो ये भी दोनों क्या है सेम नहीं है। अब 4 गो में से 3 को सेम नहीं आ रहा तो अब इतनी बात है कि यही होगा कि नहीं, वैसे कैलकुलेट कर ले क्या करेंगे बोल। देखते हैं यहाँ पर 0.1 है और कैल्शियम नाइट्रेट की तुम बात करेगा तो यहाँ पर 2 है और कितना है तुम्हारा 3 है, हो जाएगा यहाँ 2 और 1 3, 0.1 में और 3 से गुना करेगा 0.3 हो जाएगा। अरे बाबा इसके लिए पाई निकालेगा तो कितना 0.1 I हो गया 1 हो गया और इसका I का वैल्यू कितना है 0.3 और इसके लिए निकाल तो इसके लिए पाई इक्वल टू कितना 0.1 करेंगे और यहाँ पर I का कितना 2 और एक सल्फेट कितना यहाँ पर 1, I इंटू 0.1 इंटू कितना 3 कितना देगा 0.3 है 0.3, दोनों पेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर थे, ये क्या कहलाएगा आइसोटोनिक कहलाएगा। आई बात समझ में हो गया। ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है 0.1 0.1 0.1 0.1। मैंने बोला था आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है
डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू कितना आई इंटू एम। एम टर्म क्या है, सबके लिए सेम है, तो बीपी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज्यादा उसका बीपी ज्यादा। तो यहाँ पर हाईएस्ट बीपी पूछता है तो आई सबसे ज्यादा किसका, यहाँ पर आई 2, यहाँ पर 3 है कितना 4, यहाँ पर 2 1 कितना 3, यहाँ पर कितना आएगा 2 1 कितना 3। तो मेरे ख्याल से आंसर आपका ये हो जाएगा। आई इसका कितना निकलेगा 3 और कितना 4, इसका आई कितना निकलेगा 3, इसका आई कितना निकलेगा 3, और इसका आई कितना निकलेगा 2, इसका आई कितना निकलेगा 4। एम का वैल्यू सब में सेम है तो आई डिसाइड करेगा, करेगा। हो गया, नोट करो इसको। नहीं तो कुछ क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन बस हो जाएगा, इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका सब्जेक्टिव 5-6 क्वेश्चन, और इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा केमिकल काइनेटिक्स को, ठीक ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखे तो 4 सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है K2SO4 का, किसका K2SO4 है, और उसका 4 को सॉल्यूशन तैयार किया गया अलग अलग कंसंट्रेशन देकर के 0.1 m, 0.01 m, 0.001 m एंड 0.0001 m, है ना। 4 को सॉल्यूशन है और सबका कंसंट्रेशन मोलालिटी अपना अलग अलग दे दिया है। सॉल्यूट क्या है K2SO4 है। अब समझो कि K2SO4 है तो आई तो सबका सेम हो गया, कंसंट्रेशन क्या है सबका अलग हो गया। क्या निकालने के लिए करा दे रहे, आर अवेलेबल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई कॉरेस्पॉन्डेंस टू। अब लड़का के दिमाग है ना, दिमाग जो है ना में धुआं भर गया होगा मेरे ख्याल से ये बात सुन करके कि साला K2SO4 एक ही कंपाउंड ही है और इसका आई अलग अलग कैसे हो सकता है। तो इसका आई इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन से, अगर आपको दिखाई देता होगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की मैं इस स्पेस में, इस कोपचे में मैं आपको कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है कोपचे में, नहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ समझाए तुम लोग? चलो देखा ऐसे दिखाई दे रहा है ना, चलो देखो डेल्टी एफ सॉरी क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अच्छा 4 कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है और यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, और आपको यहाँ पर कोई भी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP हो, चाहे वो आपका एलिवेशन इन बीपी हो, फ्रीजिंग प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। चारों के केस में ये जो वैल्यू होता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई होता है, और इनटू कंसंट्रेशन। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू आई इनटू क्या बाबू कंसंट्रेशन होता है ना। और जब देख तो हमने मान लिया जैसे कोई भी एग्जांपल कोई भी लेकर बना सकते, जैसे मान लेते सामने कि यहाँ पर स्मॉल है कुछ भी ले लेते, जैसे मान लेते तेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ही है तो आई पाई बराबर कितना होता है आई गुना कितना CRT होगा, है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ RT तेरा कांस्टेंट है, मान लें कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ ले डेल्टा टी भी ले लिया, आई गुना कितना m है। स्मॉल m का वैल्यू डिफरेंट है सबके लिए, है ना। आई का वैल्यू मेरे को निकालना है, और डेल्टी एफ एल्टी टीबी जो है मान लेते हैं कि इसका वैल्यू डेल टीबी है, ठीक है ना। इसका कोई वैल्यू मान लेता हूं मैं, कोई वैल्यू मान लीजिएगा डेल टीबी है, इसका एलिवेशन इन वॉल्यूम कितना है डेल्टा टीबी है, और कह रहा कि आई का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा टीबी है डिवाइडेड बाई कितना एम। ये तेरा मान लेते क्या है बाबू, ये तेरा कांस्टेंट टर्म है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा, है ना। एम से 2012 का क्वेश्चन है ये, जितना भी करवाया हूँ सब मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। नीट का IPMT में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एम्स में, DPMT में सबका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देख तो डेल्टा टीबी बराबर आई में या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है भाई, ज्यादा कंफ्यूजन में है तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लो, है ना। CP बराबर कितना आई गुना एम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख तो हमें आई का वैल्यू पता, आई बराबर कितना CP बटा कितना एम। ये तेरे पास अगर मान ले कि तेरे पास कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया कांस्टेंट, तो तू बोल सकता है कि जिसका m का वैल्यू ज्यादा उसका i का वैल्यू कम, जिसका m का वैल्यू कम उसका i का वैल्यू क्या होगा ज्यादा। और क्वेश्चन में तेरे को m का वैल्यू तो दिया हुआ है अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, तो देख तो जिसका वैल्यू कम उसका वैल्यू ज्यादा, तो कम किसका है 0.1 हो रहा है, तो 0.1 वाला देख कहां गया 0.1। तो देख तो हमें पूछ क्या है क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा है, यानी कि मैक्सिमम का मतलब इसका हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए
इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये मिनिमम होगा तो आई की वैल्यू ज्यादा, तो मिनिमम कहाँ गया 0.1 एम है, सॉरी मिनिमम कौन सा है 0.001 एम, ये ना होगा, ये 1/10 हो जाएगा, ये 1/10⁴ हो जाएगा, आई बात समझ में। तो इसका एम का वैल्यू कम, तो इसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा। क्लियर है, याद रखना। अब तुम कहोगे कि सर वो वाली तो बात है ही नहीं, फिल नहीं हो रहा है, फिल के लिए कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टिव प्रूफ आई टू एम, चाहे डेल्टी एफ हो डेल्टी एम हो, पाई होगा तो आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, ये दिमाग लगाना इस क्वेश्चन के लिए। चलो क्लियर है इस क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग 0.1 एम एक्वा सॉल्यूशन व्हिच विल एग्जिबिट द पॉइंट डिप्रेशन। देखो भैया यहां पर क्या दिया हुआ है, पॉइंट डिप्रेशन दिया हुआ है। पॉइंट डिप्रेशन का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि डेल्टी एफ की बात कर दिया। किसकी बात कर दिया, डेल्टी एफ की। और सबके सब सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन कितना दिया, कंसंट्रेशन टर्म कितना है 0.1, यानी कि L2SO4 के होल थ्राइस के लिए भी, K2SO4 के लिए भी, KCl के लिए भी और C6H12O6 यानी ग्लूकोज के लिए भी, सबके लिए कंसंट्रेशन टर्म का वैल्यू 0.1 m दिया हुआ है। तो कहता है कि which will exhibit the which one will exhibit the freezing point depression, हाई दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर हाई फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म तेरा सेम हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म तेरा सेम हो गया तो तेरे को आई डिसाइड करेगा। तो आई किसका ज्यादा, जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। याद रखना डेल्टी एफ डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू आई इंटू कितना एम, ये वाला सेम है, तो डेल्टी एफ डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। सब बता दिया पहले ही मैं कल सारा एप्लीकेशन बता दिया हूँ, तब क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसका कितना 2 3 5 2 1 3 1 2, इसका तो ग्लूकोज है ना, टूटता है ना जुटता है, तो इसका कितना ऑलवेज 1 होगा, यानी कि इसका आई का वैल्यू कितना 5 हो जाएगा, जिसका आई ज्यादा डेल्टी एफ डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम, ये अगर कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू आई, और जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टी एफ ज्यादा। और फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो जिसका ये वैल्यू ज्यादा उसका ये वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट आई एम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, चल ये भी क्वेश्चन तेरा बन गया। अब देख, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, ये केरला पीएमटी का पूछा 2015 का, केरला पीएमटी का, है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 है। ये सब का, सुक्रोज का, चाहे एसिटिक एसिड का, चाहे केसीएल का, ये तीनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म कितना है 0.1 है। तो कहता है कि इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, बता। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का करेक्ट ऑर्डर कितना होता है बोल तो, ओपी पाई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कितना आई इंटू सी। अगर आरटी कांस्टेंट है तो देख तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना कांस्टेंट है, यानी पाई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू कितना आई, जिसका आई ज्यादा उसका पाई ज्यादा, जिसका आई कम उसका पाई कम। क्लियर है, अब यहाँ से तू डिसाइड कर ले किसका आई सबसे, ग्लूकोज का कितना होता है 1 होता है, ये तो होगा नहीं। केसीएल का कितना होगा 2, सुक्रोज का कितना होता है 1 होता है ना, यानी सुक्रोज का 1 होगा, केसीएल का 2 होगा। अच्छा ये देख तो, ये एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड में एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ता, और नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ता तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ जाता है ना। ये एसोसिएशन का केस होगा इसमें। तो चलो देखते हैं सबसे ज्यादा किसका, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किसका, तो सुक्रोज है तो 1 हो गया और इसका 2 हो गया, और ये एसोसिएशन होता है इसमें एसिटिक एसिड में, तो ये 1 से भी क्या होगा कम। याद करो I इज लेस देन 1 किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, बताया था क्या। I इज ग्रेटर देन 1 किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, और I इक्वल टू 1 किसके लिए, जो ना तो डिसोसिएट करता है ना ही एसोसिएट करता है। क्लियर हो गया। तो चलो एक तो चीज कंफर्म पता चल गया मेरे को कि यहाँ पर इसके लिए I लेस देन 1 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा I के वैल्यू इसका, तो सबसे ज्यादा इसका वैल्यू है। देख तो इसमें किसका वैल्यू है। अच्छा देखो एक क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा तेरे को,
यानी कि इसमें तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, यानी कि तेरे को मिलेगा ये दोनों में, इस दोनों में और इस दोनों में अंतर करना है। अब जब देख केसीएल है आशी बात, फिर सुक्रोज का कितना 1 और ये 1 से क्या होगा कम होगा, यानी कि आंसर गोस टू ये। केसीएल ज्यादा होगा और ये क्या है 1 से भी कम होगा और यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर है यानी कि सबसे ज्यादा इसका, फिर इसके बाद इसका और फिर इसके बाद इसका, यानी कि इन तीनों का 0.01 एम का अगर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो कहता है कि इनमें जिसका आई ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। इसका I2, इसका I1, इसका I2, इसका I1 और इसका I लेस देन कितना 1। ठीक है गाइस, चलिए मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक ना। और ये हो गया और इसमें आधा घंटा और लगेगा। 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आपका, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है जो सब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक ना, तो उसको कर लेंगे। और जैसे ही टाइम मिलता है नेक्स्ट क्लास में उसके लिए हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं अगस्त में खत्म हो जाएगा आपका फिजिकल, इसके बाद सितंबर में न होगा तो 4 दिन इनऑर्गेनिक या 3 दिन इनऑर्गेनिक और 3 दिन ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, हमेशा एकदम खुश रहिए अपने आप को, किसी भी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करना है आप लोग को, है ना। अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है ना, अपने आप के बारे में ज्यादा सोचिए, है ना। आप ही सब हैं, ये मानना है, हम ही हीरो है, हम ही विलेन है, हम ही सब कुछ है, ठीक ना, ये मानिए। और अपने आप में इंगेज रहिए, दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ठीक ना, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।